चलो ध्यान दो बेटा आगे। बेटा हमारे पेपर में जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो दो जगह पे आते हैं, एक क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, एक क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। ये दो क्वेश्चन हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको हर पेपर में से ये थ्योरी के क्वेश्चंस एक बार चेक करवा रहा हूँ। आईसीआई आपको थ्योरी के क्वेश्चंस में खुलकर मार्क्स नहीं देता, फुल मार्क्स नहीं देता, तो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करवाऊँ, अगर आपको लगता है कि उसका कोई कीवर्ड इंपॉर्टेंट है तो अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। सबसे पहले अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है मई 26 वाला, हर पेपर से हम ये दो क्वेश्चन चेक करते हुए चलेंगे। इसमें क्वेश्चन 6 का जो बी पार्ट है वो आया। देखें, क्वेश्चन नॉर्मली आता है जो नोट्स में आप लोगों ने लिखा हुआ है उसी में से क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। बस ये है कि आपको लिखना आना चाहिए कि बोल क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? इवन इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज सम एरर में रिमेन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो हम दोनों पार्ट का आंसर तोड़कर अपने पास जो है रिवाइज में डालेंगे। पहले ट्रायल बैलेंस है क्या, तो हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखेंगे। वी विल नॉट एक्सप्लेन एनी एरर, वी विल ओनली एक्सप्लेन कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो देखो, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड आपने ध्यान रखने हैं। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट नहीं है, तो पहला कीवर्ड है स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दैट चेक्स, जो कि चेक करता है। ये चेक करता है, क्या चेक करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ये चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये इसके अपने पास जो 3 कीवर्ड है। कभी भी आप ट्रायल बैलेंस का मीनिंग लिख रहे हो तो ये मीनिंग में 3 बातें होनी जरूरी है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये चेक करता है, क्या चेक करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है टोटलिंग। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख लेना टोटलिंग। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब टोटलिंग। तो उसने पूछा ट्रायल बैलेंस क्या है, हमने बता दिया ट्रायल बैलेंस ये है। इसके आगे हम एक ऐसे लाइन लिख देंगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग एंट्रीज। बेटा पीछे बातें ना करें। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर। पहले एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद और उनको फिर लेजर में पोस्ट करने के बाद, कीवर्ड ध्यान रखना, जर्नल में रिकॉर्ड होता है, लेजर में पोस्ट होता है। उल्टा पुल्टा मत लिख देना। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल पोस्टिंग देम इनटू लेजर, तो आप टीचर को यह बता रहे हो कि रिकॉर्ड करने में जर्नल में एंड पोस्ट करने में लेजर में करने के बाद ट्रायल बैलेंस इज मेड टू चेक इफ टोटल्स ऑफ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जर्नल में एंट्री डालने के बाद, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच कर रही है। ये मेरे क्वेश्चन का एक भाग हुआ, इसने ये पूछा था। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग, इसने पूछा क्या, आराम से देखें। कह रहा इफ ट्रायल बैलेंस एग्री, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया, कुछ एरर तब भी बचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया था कि डेबिट क्रेडिट मैच करे, पर कई बार डेबिट क्रेडिट मैच करने के बावजूद कुछ एरर होते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे जनरली इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। अगर ट्रायल बैलेंस एग्रीड नहीं हुआ, नॉट एग्रीड का मतलब यह होता है कि मैच नहीं करा। इट मीन्स देयर आर सम एरर्स। जनरली जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, एग्री नहीं करता, तो इसका मतलब है कुछ एरर्स हैं। हाउएवर, अब क्वेश्चन का मेन सेंटेंस जो उसने हमसे पूछा है, हाउएवर समटाइम्स, कई बार तो ऐसा होता है, समटाइम्स ट्रायल बैलेंस डज एग्री, कभी कभार तो ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। स्टिल देयर आर सम एरर्स दैट एग्जिस्ट।
नॉर्मली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा तो एरर है, पक्की बात है, या तो टोटलिंग एरर होगा या कुछ एरर होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, मैच कर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ एरर्स होते हैं। ये एरर्स कौन से होते हैं? जिनको ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, ये वो एरर्स हैं। तो लिखेंगे दीज एरर्स कुड बी। ये एरर्स कौन से होते हैं? दीज एरर्स कुड बी। अब मैं यहां पे कुछ एरर्स के नाम लिख रहा हूं। दीज एरर्स कुड बी ए, अगर आपने एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया, इफ एसेट्स ट्रीटेड एज एक्सपेंस, अगर आपने एसेट को एक्सपेंसेस मान लिया एंड वाइस वर्सा, इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज करा लेकिन आपने उसे एक्सपेंस मान लिया। अब देखो होता क्या है, ये मैं लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एसेट का नेचर डेबिट है, अगर आपने उसको एक्सपेंस मान लिया तो भी आपने डेबिट ही किया है, तो वास्तव में डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच कर ही जाएगा, क्योंकि जो डेबिट करना था आपने डेबिट ही किया है। भाई अगर मैं एसेट को एक्सपेंस बोल दूं तो डेबिट वाली चीज डेबिट ही हो रही है, उल्टा नहीं करा मैंने, गलत नहीं करा है, तो इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर ही जाएगा। या ये बोलो कि मैंने एक्सपेंस को एसेट मान लिया तो भी डेबिट वाले को डेबिट ही करा है, तो भी ये मैच कर ही जाएगा। दूसरा, इफ इनकम्स ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, इफ इनकम्स ट्रीटेड एज लायबिलिटीज एंड वाइस वर्सा, मान लीजिए मैंने अपनी इनकम को लायबिलिटी मान लिया या लायबिलिटी को इनकम मान लिया। अब इनकम का नेचर क्रेडिट है, लायबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट है, तो मैंने क्रेडिट वाली चीज को क्रेडिट ही मान लिया, तो इससे भी मेरा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ये भी मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होता है। तीसरा, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। मान लीजिए आप कोई एंट्री पूरी रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अगर आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो ना तो आपने डेबिट पार्ट रिकॉर्ड करा ना आपने क्रेडिट पार्ट रिकॉर्ड करा, तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट बराबर ही आएगा, क्योंकि डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं है क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दोनों ही रिकॉर्ड नहीं है तो अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। चौथा, एरर ऑफ कंपनसेशन। इस सेंटेंस में कंपनसेशन का मतलब मुआवजा नहीं है, इस सेंटेंस में कंपनसेशन का मतलब है कि ऐसे एरर जो आपस में कंपनसेट हो जाए, मतलब एक गलती हुई और उसने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। इसका मतलब पेयर ऑफ एरर्स, ये कुछ ऐसे पेयर ऑफ एरर है, पेयर मतलब जोड़ा, ये दो गलतियां हैं। पेयर ऑफ एरर्स विच गेट्स कंपनसेटेड, which gets compensated with each other। इनसे भी आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है। भाई आपने सेल एक बार ज्यादा लिखी, दूसरी बार सेल आपने कम लिखी, तो ये गलती आपस में ही खत्म हो गई, नलीफाई हो गई, तो इससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। या फिर ई, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल का मतलब यह है कि आपने पूरी उल्टी एंट्री पास कर दी। एंट्री करनी थी ड्राइंग्स टू परचेज, करके बैठ गए परचेज टू ड्राइंग्स, पूरी उल्टी एंट्री रिवर्स करके पास कर दी। जब आप पूरी एंट्री उल्टी पास कर देते हो तो उसमें भी आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, और क्योंकि वो मैच कर रहा है तो उससे एरर्स आपको पता नहीं चलेंगे। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में दो बातें पूछी थी कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, हमने वो भी लिख दिया, और इन्होंने पूछा था कि ट्रायल बैलेंस एग्री करने के बावजूद भी एरर बच जाते हैं, तो वो एरर ये बच जाते हैं। अब क्वेश्चन के आखिरी में मैं यहां पे लिख दूंगा कंक्लूजन एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस। कंक्लूजन का मतलब यह है कि मुझे अपने आंसर को एक कंक्लूजन पे ड्रॉप करना है। एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट a valid proof that no errors exist। ये लाइन लिख के मैं क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। ये मैंने आखिरी में ये लिखा है कि एक मैच करता हुआ ट्रायल बैलेंस कभी भी इस बात का सबूत नहीं होता कि आपका जो एरर है वो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा हो, स्टिल कुछ एरर बचे हो, तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। देखो एकदम इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड आंसर की भाषा तो हम याद नहीं कर पाएंगे, पर जितना हो सके उससे मेल जरूर रखना है, क्योंकि जब वो चेक करेंगे तो वो उसके सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करते हैं, तो जितना हो सके आप उसको मेल रखना।
तो एक एग्रीड ट्रायल बैलेंस इस बात का वैलिड प्रूफ नहीं होता कि आपके कोई भी एरर नहीं हुए हैं। एरर होने के बावजूद भी कई बार ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ये 5 मार्क के लिए उसने क्वेश्चन जो है वो दिया है। अब एक बार मैं आपको आंसर जो इंस्टीट्यूट का है वो भी पढ़ा देता हूं, तो आपको कीवर्ड इसमें से मिल जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, एंट्री कैश टू बैंक है, रिकॉर्ड ही नहीं करी। जब रिकॉर्ड ही नहीं करी तो डेबिट पार्ट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों बराबर आ जाएंगे। इनके आंसर्स जैसे दिए हुए पर मैं आपको वो दिखा देता हूं, जस्ट गो थ्रू करेंगे रीडिंग के साथ। ये देखें, इन्होंने बोला है, अब कीवर्ड को चेक करना। ये कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एक थर्ड फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस में, और मैंने भी आपको यही बात लिखवाई थी। यहां पे आंसर में चेक करेंगे कि आफ्टर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल एंड पोस्टिंग देम इनटू लेजर ट्रायल बैलेंस इज मेड। तो मैंने भी यही लिखवाया कि ये थर्ड स्टेप होता है, बट उन्होंने इस बात को पहले लिख दिया है। आगे कह रहा है आफ्टर पोस्टिंग अकाउंट्स इन लेजर अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। स्टेटमेंट जो कि सेपरेटली हम डेबिट क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं, सच स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में वेरियस लेजर बैलेंसेज होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक अच्छी लाइन है जो मैंने नहीं लिखी है, इसको आप जरूर लिखना। ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही फाइनल अकाउंट बनता है। तो अपना आंसर लिखने के बाद जो उसमें इंप्रोवाइजेशन हो सकता है वो जरूर लिखें। आप फाइनल अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो शुरू ही ट्रायल बैलेंस से होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिया जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस अपने आप में एक बेसिस बनता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इफ इट टैलीज, अगर ये एग्री कर जाता है, इट मींस अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, जो मैंने बताया था टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। बट सर्टेन एरर स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड, कुछ एरर फिर भी बच जाते हैं। अब ये जो एरर अपने पास बच जाते हैं वो कौन से हैं, ये एरर्स हैं। ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, कंप्लीट ओमिशन। रॉन्ग अमाउंट हैज बीन एंटर्ड इन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल। रॉन्ग अमाउंट का मतलब है कि आपने कोई एंट्री पास करी, 5000 वाली एंट्री थी पर आपने 500 में लिखा। अब क्योंकि आपने एंट्री 5000 वाली 500 पे लिखी, तो डेबिट भी कम लिखा, क्रेडिट भी कम लिखा, ये मैच कर जाएगा। रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन जर्नल। रॉन्ग अकाउंट का मतलब एसेट की जगह एक्सपेंस, एक्सपेंस की जगह पे एसेट। एक एंट्री लेजर में पोस्ट ही नहीं हुई, पहले लिखा था जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुई, अब कह रहा पोस्ट नहीं हुई, ये भी कंप्लीट ओमिशन। एंट्री पोस्ट कर दी ट्वाइस इन लेजर। अब अगर आपने लेजर में 2 बार एंट्री पोस्ट कर दी तो इससे भी अपने पास जो गड़बड़ हो जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये सब गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री कर भी रहा होगा तो वो मैच नहीं करेगा। इस तरीके से आपने अपने आंसर को लिखते हुए चलना है। अब इसी में एक क्वेश्चन नंबर 1 का बी, हर बार 6 का बी और 1 का बी आपका थ्योरी में आएगा। और 1 का बी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपका हम लोग चॉइस में नहीं है, अलग कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। अब ये देखें, ये कह रहा है डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, पहले मैं इसी के बारे में आपको बता दूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिखेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर specific principles. Accounting policies are specific principles and methods of applying those principles. Accounting policies कुछ specific principles हैं and method है of applying those principles for preparation and presentation of financial statements. कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं और मेथड्स हैं ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर मतलब बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन मतलब दिखाने के लिए। दिखाने मतलब किस तरीके से बैलेंस शीट में चीजों को दिखाएं। हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कुछ मेथड्स को यूज करते हैं। इन सबको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। तो पहले उसने बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब बताओ, ये हमने मतलब बता दिया। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे AS 9,
रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। आप सीए इंटर में जाके जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज ही है। जैसे AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट पॉलिसी, इसमें से कोई भी दो आप याद कर लेना ताकि लिखने को रहे, क्योंकि आपने फाउंडेशन में AS तो नहीं पढ़े हैं पर एक दो याद रख लेना। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट पॉलिसी, इसमें से कोई भी दो आप याद रख लेना तो आपको ये याद रखने से अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आपको जो है बढ़िया रहेगा। AS का नाम और AS का नंबर, ऐसे सीए इंटर के सिलेबस में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं बेटा, सारे के सारे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही वहां पे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आप खाली इनके नाम याद रखना और अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ध्यान रखना। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अब इन्होंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताइए, तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने बता दिया। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इन्होंने और क्या पूछा। कह रहा है नेम द मेजर कैरेक्टरिस्टिक विच शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल्सो स्टेट द कंडीशन इन विच अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड। दो सवाल पूछे हैं। कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी कब बदली जा सकती है, और यह बोल रहा है कि सिलेक्शन करते समय अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो दो अलग सवाल है, दोनों को लिखते हैं। पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये वैसे सीए इंटर का टॉपिक है, इन्होंने गदोरे फाउंडेशन में पूछा हुआ है, AS 1 पूछा है पूरा। AS 1 में यही है कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसको आप दो पार्ट में तोड़ के लिखिएगा। एक होती है प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी मतलब सबसे पहली और मेन कंडीशन, और एक होती है अदर कंडीशंस। अदर मतलब कि इनके अलावा कुछ कंडीशंस और है। प्राइमरी कंडीशन ये है कि आप दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो, बस वो ऐसी होनी चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू बताए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि सच बताए, झूठ ना बताए या झूठ को प्रमोट ना करे। मतलब मैं ऐसे नियमों को, ऐसे कायदे कानून को फॉलो करूं जिससे सच उभर कर आए, जिससे जो मैं कहना चाहता हूं और जो वाकई में हुआ है, वास्तव में हुआ है, वही दिखाई दे। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको सेल करी 10,000 रुपए की और मैंने बिल भी 10,000 का काटा है, तो मेरे बिजनेस की पॉलिसी ये होनी चाहिए जितने की सेल हुई उतने का ही बिल कटे। ऐसा नहीं कि बिल किसी और अमाउंट पे कट रहा है, कच्चा बिल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी कंडीशन ये है सिलेक्टेड पॉलिसी, जो आपकी सिलेक्टेड पॉलिसी है मस्ट इंश्योर एंड प्रमोट। इंश्योर मतलब होना ही चाहिए, प्रमोट मतलब आगे इंफोसिस देना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू पे। ट्रू एंड फेयर व्यू पे मस्ट प्रमोट एंड इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू। और अदर कंडीशन में 3 अदर कंडीशंस हैं। ये 3 अदर कंडीशन वही हैं जो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट में पढ़कर आते हो। पहली है प्रूडेंस। कोई भी सिलेक्टेड पॉलिसी आप सिलेक्ट करके बैठे हो तो वो प्रूडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। प्रूडेंस मतलब हम फ्यूचर के लॉसेस को सिर्फ तब लिखेंगे जब वो अपने पास हमें पता चल गए हैं, लेकिन हम फ्यूचर के गेन्स को तब लिखेंगे जब वो वाकई में हो जाए। तो प्रूडेंस का मतलब है सिलेक्टेड पॉलिसी मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रूडेंस। सिलेक्टेड पॉलिसी प्रूडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, दैट इज फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड नाउ। फ्यूचर लॉसेस एक्सपेंसेस को हम आज रिकॉर्ड करेंगे, बट फ्यूचर इनकम एंड गेन, फ्यूचर इनकम एंड गेन विल बी रिकॉर्डेड वंस दे रियलाइज्ड। गेन और इनकम को तो हम सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज हो जाए, लेकिन फ्यूचर के लॉस को और एक्सपेंस को आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हो। याद करें, बैड डेट हुआ नहीं है पर मैं प्रोविजन बना लेता हूं, टैक्स पे नहीं करा पर मैं प्रोविजन बना लेता हूं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट पे पॉलिसी बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा मटीरियलिटी, ये भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था। मटीरियलिटी का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप मटीरियल चीजों को बताओ, कोई भी मटीरियल चीज छुपनी नहीं चाहिए। तो सिलेक्टेड पॉलिसी मस्ट डिस्क्लोज
must disclose all the material facts, figures, transaction, etc. आपकी सिलेक्टेड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह के मटेरियल फैक्ट फिगर ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करे। कोई भी मटेरियल चीज छूट नहीं जानी है, सब डिस्क्लोज होना चाहिए। और आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये पढ़ा है, मटेरियल मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो दूसरे का डिसीजन बदल सके। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट वो होता है जो किसी का डिसीजन बदल सके। इफ एनीथिंग कैन इन्फ्लुएंस, if anything can influence the decision of users, it is material. अगर कोई भी चीज किसी यूजर का डिसीजन बदल सकती है तो वो मटेरियल है। और तीसरी अदर कंडीशन होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यह आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है, इसको ऐसे हिंदी बना के थोड़ा सा पढ़ेंगे। फॉर्म का मतलब है लीगैलिटी, लीगैलिटी मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन, जबकि सब्सटेंस का मतलब है परिस्थिति, परिस्थिति मतलब सिचुएशन। हम किसी भी वक्त सिचुएशन पर ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन लीगैलिटी, लीगैलिटी मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन पर हम कम ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ईएमआई पे खरीदी, तो अभी तक वो गाड़ी आपकी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका ओनर मान लूंगा, क्योंकि गाड़ी आपकी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी और यूज उसको आप कर रहे हो, तो मैं आपको ही उसका ओनर मान लूंगा। बोले तो मैं लीगैलिटी पे ध्यान नहीं दूंगा अकाउंट्स में, मैं अकाउंट्स में ध्यान सिचुएशन पर दूंगा। कोई और एग्जांपल, मान लीजिए मेरा जो डेटर है वो अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो भाई प्रोविजन बना लो। अब आप कहोगे सर असलियत में थोड़ा ना इंसॉल्वेंट हुआ है, भाई कोई बात नहीं, लेकिन लग तो रहा है ना, परिस्थिति तो लग रही है ना इंसॉल्वेंट होने वाली, तो आप उसका इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन जो है वो बना लो। अल्टीमेटली हम अकाउंट्स में कोई भी पॉलिसी ऐसी सिलेक्ट नहीं करेंगे जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर आधार हो, हम पॉलिसी वो सिलेक्ट करेंगे जो सिचुएशन पर आधार हो। तो सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्टेड पॉलिसी मस्ट पुट एम्फोसिस on substance, that is situation, rather than on form, that is legality. कागजी चीजों पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास ज्यादा परिस्थिति पे करूंगा, ये ध्यान रखना है। भाई एक सीधी सी बात समझे, आपने आज मुझे चेक दे दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पेमेंट मिल गई। अरे भाई पेमेंट मिलने के लिए उस चेक का बैंक में जाना भी तो जरूरी है। तो जस्ट बिकॉज आपने मुझे चेक दे दिया, मैं ये नहीं मान लूंगा कि मुझे पेमेंट मिल गई। मैं उसका पेमेंट अपने दिमाग में सिर्फ तब मानूंगा जब मैंने वो चेक बैंक में डाल दिया और वो 3 दिन में जाकर क्लियर हो गया। तो परिस्थिति पे ज्यादा ध्यान देना है, लीगैलिटी पे ध्यान कम देना है, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो 2 चीजें उसने पूछी, पॉलिसी क्या है वो बता दिया, फिर उसने पूछा पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। तो भाई साहब एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में एक ही कंडीशन है जो बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू, सेकेंडरी में 3 कंडीशन है, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब इसने बोला कि क्या आप किसी टाइम पर पॉलिसी बदल सकते हो क्या, तो भाई ये हम बदल सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का तीसरा भाग। यस वी कैन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। उसने पूछा कि क्या आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो, यस हम बदल सकते हैं इफ, ये आपने अपने कंसिस्टेंसी वाले प्रिंसिपल में पढ़ा था। आप पॉलिसी बदल सकते हो 3 सूरत में। पहला, अगर न्यू लॉ आ जाए, न्यू लॉ इज इंट्रोड्यूस, मान लो देश में कोई नया कानून आ गया तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं। मान लीजिए न्यू एएस इज इंट्रोड्यूस, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया तो भी आप अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं। या फिर मान लीजिए बेटर प्रेजेंटेशन, आपको लगता है कि आपके पॉलिसी बदल देने से आप ज्यादा अच्छा समझा पाओगे, बेटर प्रेजेंट कर पाओगे, तो फिर आप पॉलिसी बदल सकते हो। 3 कारण है, नया लॉ, नया कानून अपने पास आ जाए, या नया एएस आ जाए और बेटर प्रेजेंटेशन। नया लॉ, न्यू एएस, बेटर प्रेजेंटेशन। ओके, अब इन्होंने पूछा तो नहीं है, पर क्योंकि ये मुद्दा निकला है तो मैं बता देता हूं। इन्होंने पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, पर मैं फिर भी बता देता हूं। अगर आप कभी भी पॉलिसी को बदलोगे तो आपको 4 बातें रिपोर्ट करनी है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर अगर पूछ ले तो
इफ पॉलिसी इज चेंज्ड फॉलोइंग नीड्स टू बी रिपोर्टेड। अगर कभी कोई पॉलिसी बदल जाए तो आपको फॉलोइंग चीज को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट करने का मतलब है बताना पड़ेगा। ये फॉलोइंग चीजें, ये 4 चीजें होती है। सबसे पहला आपको बताना है कि पहले वाली पॉलिसी क्या थी, फिर आपको बताना है कि अब नई वाली पॉलिसी क्या होगी, फिर आपको बताना है कि रीजन फॉर चेंज क्या है, यानी आपने पॉलिसी जो बदली वो क्यों बदली, वो रीजन फॉर चेंज इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और लास्ट अपने पास है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। बातें बाद में बेटा, बातें बाद में प्लीज। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, इससे आपके प्रॉफिट्स के ऊपर जो है चेंजेस क्या होंगे। तो अगर आप कभी कोई पॉलिसी बदल दोगे तो आपको ये 4 बातें बतानी है। पहले क्या था, अब क्या होगा, क्यों बदला था, बदलने से क्या होगा। Which was the old policy, what will be the new policy, why you have changed it and what change it would bring on profitability. Impact on profits इसका लास्ट पॉइंट होगा। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया हुआ एक बार वो भी देख लीजिए। मेन कीवर्ड्स आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। ये लीजिए, कीवर्ड्स को पढ़िएगा। कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। ये हम लोगों ने इसमें कर दिया। अब इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए पर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, 3 में से कोई भी 2 लिख लेना। कह रहा है जो करेक्टरिस्टिक आपको कंसीडर करने होते हैं वो देखें, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। कह रहा है ये 3 अपने पास जो मेन करेक्टरिस्टिक होते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक को इसने डिफाइन नहीं करा है पर हमने डिफाइन कर दिया है। इसमें इन्होंने एक मेन करेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप वो जरूर लिख कर आना कि प्राइमरी ट्रू एंड फेयर व्यू है, सेकेंडरी ये सब है और इनको डिफाइन कर देना। कह रहा है फिर नीचे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम लोग कब कर सकते हैं, तो अगर रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यू है विद कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि या तो लॉ या एएस अपने पास नया आ जाए या फिर अपने पास एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन आ जाए, बेटर प्रेजेंटेशन आ जाए, तो आप इसको बदल सकते हो। तो उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट में लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ ये नाम लिखे हैं, डिफाइन नहीं करा है। हमने इसको डिफाइन भी कर दिया है। ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम May 26 पेपर। आइए और देखें, इससे पहले हमारे पास पेपर आया January 26 का, उसमें भी क्वेश्चन देखें। ये देखें, फिर अपने पास है ये अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का बी। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 का बी आता है, एक क्वेश्चन 6 का बी आता है। अब इन्होंने पूछ लिया व्हाट आर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपने एक्सप्लेन करना है इनका एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस पर EQ मार्क कर लेना। EQ जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कहीं कॉपी में लिख लेना, ये आपने जरूर अच्छे से याद करना है। मैं इसका आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि ये है क्या। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि काम कैसे होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसका मतलब अकाउंट्स का काम कैसे होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो इसका मतलब ऑडिट कैसे होना चाहिए। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्टिंग कैसा होना चाहिए। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब फूड कैसा होना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, खाते कैसे बनने चाहिए, खाते कैसे दिखाने चाहिए। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आए गए होंगे, इसके ऊपर कुछ बात करनी है। ये आपके इस बार के पेपर के लिए एक्सपेक्टेड भी है, इसको एक्सपेक्टेड जरूर लिख लेना। Jan 26 ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। इसका ओवरव्यू समझ लें कैसे। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज होती है लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। देखो, स्टैंडर्ड हमें वहां चाहिए होते हैं जहां कुछ अलग हो रहा हो। जहां सब एक जैसा काम कर रहे हैं वहां स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां सब अलग अलग काम कर रहे हैं वहां स्टैंडर्ड की जरूरत है। तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में, इवन इंडिया में भी, हमारी जो अकाउंटिंग है सब एक तरह से हो। तो इन इंडिया एंड एट ग्लोबल लेवल हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो यूनिफॉर्म रहे। हम ये चाहते हैं
कि हम इंडिया की किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग स्टेटमेंट को उठा के किसी इंडियन कंपनी से या किसी बाहर की कंपनी से कंपेयर कर सके, तो उसके लिए उन दोनों कंपनीज का एक सेम स्टैंडर्ड पे बना होना जरूरी है। मान लीजिए मैं बोलूं टेस्ला, अब टेस्ला ने अपनी बैलेंस शीट एक अलग तरीके से बनाई है, और मैं बोलूं रिलायंस ने अपनी बैलेंस शीट एक अलग तरीके से बनाई है, तो मैं कभी इनको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन दोनों का कंपेयर होने के लिए इन दोनों को सेम स्टैंडर्ड से बनना जरूरी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्राइमा फेसी पर्पस है कि हम कंपैरिजन कर सकें, हम दो कंपनीज के बीच में ताल्लुकात ढूंढ सकें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एट ग्लोबल लेवल। इंडिया की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देख लेंगे, और ग्लोबल लेवल की बात करूं तो इंड एएस से देख लेंगे। इंड एएस का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एएस बड़ी बड़ी कंपनीज लगाती हैं, एएस छोटी छोटी कंपनीज लगाती हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे इंस्टीट्यूट की जो भी कंपनी है वो अभी तक एएस फॉलो कर रही है। जैसे ये कंपनी थोड़ी और प्रचलित हो जाएगी, बड़ी कंपनी बन जाएगी, शेयर बाजार में आ जाएगी, पब्लिक से पैसा उठा लेगी, तो फिर ये इंड एएस लगाएगी। तो एएस का प्राइमा फेसी पर्पस है कंपैरिजन। इसका जो मीनिंग है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी से काफी मिलता जुलता है, थोड़ा सा बस चेंज होगा, ये ध्यान देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय एक्सपर्ट है। ये एक्सपर्ट हमारे देश में कौन है, कहीं पे लिख लेना, एएसबी। एएसबी का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई। आपके इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड है, बकायदा एक बोर्ड बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी। वो रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो निकालता है, और बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ये चार बातें कहीं अपनी कॉपी में लिख लो, ये चारों सीक्वेंस में होनी चाहिए। इसको ऐसे लिख लो, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार बातों को बताता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। शॉर्ट में याद करने के लिए वहां पे लिख लेना आरएमपीडी। RMPD, recognition, measurement, presentation and disclosure. Every accounting standard will talk about 4 different things: recognition, measurement, presentation, disclosure. Recognition का मतलब कैसे रिकॉर्ड करें, measurement मतलब कैसे प्रेजेंट करें, कैसे मेजर करें, प्रेजेंटेशन मतलब कैसे प्रेजेंट करें, डिस्क्लोजर मतलब कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है या नहीं। ऐसे लिखना इसको, एवरी AS will discuss या टॉक अबाउट चार बातें। रिकॉग्निशन, इसकी हिंदी है कैसे रिकॉर्ड करें। मेजरमेंट, कैसे वैल्यू करें। प्रेजेंटेशन, कहां और कैसे दिखाएं। कहां मतलब कि बैलेंस शीट में कहां दिखाएं और कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं। और लास्ट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब क्या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत है या नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू रिपोर्ट। हर एएस इन चार बातों पे बात करेगा। ध्यान रहे इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इस सीक्वेंस यही रहेगा। इसके साथ लिख लो RMPD, ऐसे ध्यान रखना, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए इसका। तो एएस के बारे में दो बातें। एएस रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि अपने पास इशू करता है या तो कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, या फिर गवर्नमेंट, या फिर रेगुलेटरी बॉडी, या तो सरकार या रेगुलेटरी बॉडी, या फिर एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। हमारे देश में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी एएसबी ऑफ आईसीएआई है। हमारा जो आईसीएआई है उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो एएस बना के देगा। तो जब भी कोई पूछे एएस है क्या, ये तीन बातें लिखनी है कि भाई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इशू ये लोग करते हैं, और ये क्या बताते हैं, ये चार चीजें बताते हैं, सिंपल। अब इन्होंने बोला कि इनके फायदे क्या है, और इन्होंने बोला कि भैया इनके लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन पेपर में बहुत पूछते हैं, बार बार लिमिटेशंस को पूछा जाता है। आइए पहले हम फायदों के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, दो तरह से फायदों को लिखेंगे। सबसे पहला यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये मेन फायदे हैं। कहीं पे अपनी कॉपी में लिख लो प्राइमरी एडवांटेज, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी और इंप्रूवमेंट। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसा काम करें, कंपेरेबिलिटी मतलब जब एक जैसा करेंगे तो नाप पाएंगे, और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का मतलब हो गया कि हमारी चीजें बेहतर बन पाएंगी। प्राइमरी एडवांटेज, प्राइमरी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्मिटी।
सबका काम एक जैसा हो पाएगा, कंपेरेबिलिटी, हम दूसरों से कंपेयर कर पाएंगे। टेस्ला और रिलायंस आपस में कंपेयर सिर्फ इसलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्टैंडर्ड्स पे बन रहे होंगे। एंड तीसरा, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, हमारी इंप्रूवमेंट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्वालिटी बेसिस पर, मतलब जिस हिसाब से वो पहले बन रहे थे और जिस हिसाब से वो अब बन रहे हैं वो पर्पस ज्यादा सर्व करेंगे। ये तीन मेरे मेन एडवांटेज है। अब इनके अलावा कुछ सेकेंडरी एडवांटेज है, इनको मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं। सेकेंडरी एडवांटेज ये है एलिमिनेट वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ऊपर वाली बात कोई अलग तरीके से लिखा है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब एक जैसा काम करें, तो एक जैसा काम करने से क्या होगा, जो वेरिएशंस होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो या तो रिड्यूस या एलिमिनेट, हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वेरिएशन। देखो मैं चाहता हूं कि आप सबका पेपर जो है वो एक ही टोन में हो, तो मैंने सबका पेपर का मीडियम एक ही रख दिया इंग्लिश। मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदी में पेपर लिखे, कोई किसी और मीडियम में पेपर लिखे, तो इससे होगा क्या कि अब सबका पेपर एक ही टोन में आएगा। तो एलिमिनेट करनी है वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिर्फ कीवर्ड ध्यान रखना है, ओनली कीवर्ड। ये सेकंड एडवांटेज है, ये यूनिफॉर्मिटी को दूसरे तरीके से लिखा है। सेकंड, जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड है, हम उसको डिस्क्लोज करें। इसका एग्जांपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो इंफॉर्मेशन सरकार आपको डिस्क्लोज करने को नहीं बोलती, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको वो भी डिस्क्लोज करने को बोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ा जानकारी ज्यादा मिलती है। जैसे कोई भी आपको सरकार ये नहीं बोलती कि भैया अपने 20 साल पहले की इंफॉर्मेशन हमें बताओ, लेकिन कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा होता है कि 8 साल 7 साल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखो, कल को कोई पूछ ले तो आप बता दो। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो नॉट लीगली रिक्वायर्ड है, आप उसको भी डिस्क्लोज करो। नॉट लीगली रिक्वायर्ड, नॉट स्टैट्यूटरी मतलब नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ये इसका दूसरा फायदा है। एंड तीसरा, जो आपके पास एक कंपैरिजन हो पाएगा कंपनी सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब ये देखो वही बात आ गई, टेस्ला और रिलायंस का कंपैरिजन हो पाएगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट। देखो टेस्ला कोई और नियम फॉलो कर रहा है, हम कोई और फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक सिमिलर है, तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन हम कर पाएंगे। ये तीन इसके अदर एडवांटेज है। वेरिएशन कम हो जाएंगी, जो इंफॉर्मेशन लॉ नहीं बताता हम उसको भी डिस्क्लोज कर पाएंगे, और कंपैरिजन जो है वो हो पाएगा। इसके बाद लिमिटेशन, जो इस क्वेश्चन का बेसिकली हार्ट है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर का एक FAQ है, छोड़ के मत जाना, पेपर में बहुत पूछता है। लीजिए अपनी कॉपी में गए पे लिख लो लिमिटेशंस, और ये 4 कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड ध्यान रख लेना। लिमिटेशंस, आइए सबसे पहली लिमिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून से बढ़कर नहीं है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके कभी कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानेंगे, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं मानेंगे। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं कर सकता। ओवरराइड का मतलब है ओवर रूल नहीं कर सकता स्टैच्यू को। यह बात आपके पेपर में जरूर हाईलाइटेड होनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने पढ़ा हो गार्नर वर्सेस मुरे रूल, डिसोल्यूशन। अब गार्नर वर्सेस मुरे रूल अपने पास हम लोग लगाते हैं, हम पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगाते, हम पार्टनरशिप एक्ट को धक्का दे देते हैं। बल्कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कोर्ट ने बोला है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप की बातें लिखी हुई हैं। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी कानून से बढ़कर नहीं होगा। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून को ओवररूल नहीं कर सकता, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। सेकंड, डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइसेस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट। कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अनेक ट्रीटमेंट बता रखे हैं, अब उन अनेक ट्रीटमेंट में से हमें कौन सा चूज करना है वो उसने नहीं बताया। उसने बोल दिया कोई भी चूज कर लो। जैसे मान लीजिए कि AS2 है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर बोला जाता है फीफो चूज कर लो, वेटेड एवरेज चूज कर लो, या जो मर्जी चूज कर लो। अब हम कौन सा चूज करें हमें तो बताया नहीं, तो उसमें हमें डिफिकल्टी होती है इन चूजिंग द वेरियस मेथड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तरीके तो बता दिए, पर कौन सा तरीका हमारे लिए बेहतर हमें नहीं पता, हम कौन से तरीके को यूज करें हमें नहीं पता। एंड सेकंड, ये कानून से बढ़कर नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये 2 लिमिटेशन ICAI ने तो दी हुई है, इनके अलावा 2 मैं अपनी खुद बता रहा हूं, उसमें लिख लेना। कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। आम आदमी इन बातों को समझ पाए इतना आसान नहीं है। आम आदमी को एक वकील की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। आम आदमी इन बातों को अपने लेमन टर्म्स में डिकोड नहीं कर सकता, तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ओके। एंड लास्ट लिमिटेशन,
डिफिकल्ट टू बी फॉलोड बाय अ वेरी स्मॉल कंपनी। जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, अगर वो इनको फॉलो करने लग जाए तो भैया धंधा कब करेंगे? तो डिफिकल्ट टू बी फॉलोड बाय स्मॉल कंपनीज, स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेसेस। याद करो, एक चैप्टर पढ़ा आपने, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। जिस आदमी के पास खाते पूरे बनाने का समय नहीं है, वो कायदे कानून कहां से फॉलो करेगा? वो खाते तो बना नहीं पा रहा। अगर खाते ही बना लेता तो मैं कहता भाई ये कायदे कानून फॉलो कर ले। तो डिफिकल्ट टू बी फॉलोड बाय स्मॉल ट्रेडर्स। ये स्मॉल ट्रेडर्स या सिंगल एंट्री वाले जो लोग हैं वो फॉलो ठीक से नहीं कर पाते। ये 4 लिमिटेशन है। इसमें से जो पहले 2 आपने लिखी है वो मेन है। अगली 2 कर कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। आइए क्वेश्चन 6 का बी पार्ट। ये लीजिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। देखो, जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे डालें ये तो आपने एक एग्जांपल देके बताना है। पहले मैं यही वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू लेजर। ये ध्यान देना, कोई भी एग्जांपल ले लेना। 2 एग्जांपल लेने हैं आपने, एक बेसिक एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री। मान लीजिए बेसिक एंट्री की बात करूं, एंट्री है कैश टू कैपिटल। अब सोचो अगर मुझे इसका लेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक लेजर बनेगा कैश का, एक लेजर किसका बनेगा? कैपिटल का, बराबर। अब मैं इसमें स्टेप कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा जी कैश मान लो 1 लाख से डेबिट हुआ, कैश 1 लाख से डेबिट, तो कैश में डेबिट साइड में 1 लाख लिखूंगा। कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट, तो कैपिटल में 1 लाख क्रेडिट में जाके लिखूंगा। कैपिटल में नाम आ जाएगा बाय कैश, कैश में नाम आ जाएगा टू कैपिटल। ये हम लोग बताएंगे बेसिक एंट्री के लिए। फिर ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देना है कंपाउंड एंट्री का। कंपाउंड एंट्री मतलब ये मान लो कैश, स्टॉक, टू कैपिटल, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट हो। अब इसमें कितने लेजर बनेंगे? कैश, स्टॉक और एक और बन जाएगा अपने पास कैपिटल। मान लो कि ये एंट्री अपने पास 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख है। अब कैश डेबिट 1 लाख से हुआ तो 1 लाख डेबिट, स्टॉक डेबिट 1 लाख से 1 लाख डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से 2 लाख क्रेडिट। अब कैपिटल में जो मैं 2 लाख डालूंगा, 2 लाख एक साथ नहीं डालूंगा, 2 लाख को तोड़कर डालूंगा। तोड़कर डालने की यह वजह है कि यहां पे मैं लिख सकूं बाय कैश और मैं क्या लिख सकूं? स्टॉक। यहां कैश में हम क्या लिख सकें? कैपिटल। स्टॉक में क्या लिख सकें? कैपिटल। जो बात मैंने यहां पे एग्जांपल के रूप में बताई है, आपने इसको स्टेप्स में लिखना है कि फर्स्ट थिंक अबाउट द एंट्री, देन थिंक अबाउट द अकाउंट्स। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें डेबिट में जाके अमाउंट पोस्ट करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसमें क्रेडिट में अमाउंट पोस्ट करेंगे। जिस अकाउंट में अमाउंट पोस्ट करिए उसमें उसका नाम नहीं आएगा। मतलब अगर कैपिटल में आपने अमाउंट डाल दी तो नाम कभी कैपिटल का नहीं आएगा, कैश में आपने अमाउंट डाल दी तो नाम कभी कैश का नहीं आएगा। ऐसे आपने इसके स्टेप लिखने हैं। सेकंड आपने इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब है मेन बुक्स, जो मेन खाते हम बनाते हैं उनमें कौन कौन सी किताबें आती हैं। जैसे सबसे पहले परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। इसके लिए कहीं पे मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लेना, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इनको लिखना मेन सेट ऑफ बुक्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज होल्ड्स to record transactions of business, to record transactions of business। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जितना भी उधार पर सामान खरीदा। सेल बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर को जो माल वापसी कर दिया जो उससे उधार पे लिया था। सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, आपके कस्टमर को जो माल आपने उधार पर बेचा था वो वापसी आ गया तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट कैश बुक में कैश, बैंक, डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस, पैसे की, बैंक की, डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन सब कैश बुक में आएगी। जर्नल प्रॉपर में ऑल रिमेनिंग,
रिमेनिंग मतलब जिनके लिए आपने कोई अलग से बुक नहीं बनाई है, वो सारी की सारी रिमेनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। तो बेसिकली मेन सेट ऑफ बुक्स जो कि धंधा अपने पास जो होल्ड करता है। क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स सेल्टन बुक में। कैश बुक में कैश बैंक डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, इसके अलावा होती है बिल रिसीवेबल बुक जिसमें हम सारी बिल रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, बिल्स पेबल बुक जिसमें हम सारी बिल्स पेबल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा जो भी बच जाएगा सब आ जाएगा जर्नल प्रॉपर में। क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न जैसे ये रिटर्न है ऐसे ये भी रिटर्न है। क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने पास ये बता रखा है कि लेजर में अपने पास रूल्स पोस्ट करने के लिए क्या क्या होता है, इन्होंने रूल्स बता रखे हैं। आप इसमें एक एग्जांपल दे देना, जैसे मैंने आपको बताया, एक बेसिक एंट्री का एग्जांपल और एक अपने पास जो है कंपाउंड एंट्री का एग्जांपल। ठीक है, दिस वाज फ्रॉम जनवरी 26। क्या लगे। इसके बाद अपने पास सितंबर 25 ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 का बी, इस पे भी EQ मार्क करना, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन बहुत। सितंबर 25 क्वेश्चन 1 का बी कह रहा है व्हाट आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल का मतलब कि चीजों को हम अपने अकाउंट्स में किस किस भाव किस किस वैल्यू पर दिखा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो अकाउंट्स में अपनी चीजों को बुक्स में दिखाने के लिए हम अलग अलग वैल्यूज पे दिखा सकते हैं। अब मैं कुछ वैल्यूज आपको इसके ऊपर बता रहा हूं। जैसे एक तो होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जितने पे लिया था, ऐसे कहीं पे अपनी कॉपी में लिख लेना, कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू पर लिया था, एट अ प्राइस एट विच आइटम इज परचेज्ड। कॉस्ट का मतलब जिस वैल्यू पे चीज को लिया था हम उस पर दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। ये पूछ रहा है कि आप अकाउंट्स में चीजों को किस किस वैल्यू पर दिखा सकते हो। तो अनेक वैल्यूज हैं भाई। पहला है कॉस्ट, जितने का लिया था उतने पे दिखाओ। दूसरा होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि कॉस्ट में से डेप्रिएशन हटा दो और उस वैल्यू पे दिखाओ। बेटा बुक वैल्यू को WDV भी बोलते हैं। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। तीसरा होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि ये चीज आज मार्केट में कितने की अवेलेबल है, एट अ प्राइस, एट अ प्राइस रियलाइजेबल। रियलाइजेबल का मतलब है कि आज मार्केट में कितने का बिक जाएगा, रियलाइजेबल इन मार्केट। तीन वैल्यू हुई, कॉस्ट, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ओके। फिर एक होता है रीवैल्यूड फिगर्स। रीवैल्यूड फिगर्स मतलब जैसे पार्टनरशिप में करते हो। पार्टनरशिप में क्या होता था, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू होती है, तो रीवैल्यूड फिगर्स पे दिखा दो। व्हेन एसेट लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, न्यू फिगर्स आर रीवैल्यूड फिगर्स। नई वाली जो फिगर्स होती हैं वो रीवैल्यूड फिगर्स मानी जाती हैं। आप उन पे भी इसको दिखा सकते हो। तो इस क्वेश्चन ने मेनली आपसे ये पूछा कि भाई हम चीजों को किस किस दाम पे दिखा सकते हैं। तो भैया कॉस्ट पे दिखा दो, बुक वैल्यू पे दिखा दो, मार्केट वैल्यू पे दिखा दो, रीवैल्यूड फिगर पे दिखा दो। इसके अलावा एक होता है NRV। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि मार्केट में कोई चीज कितने की बिक जाएगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में 5,000 का बिक जाएगा, लेकिन 5,000 का बेचने के लिए मुझे 100 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 4900। मतलब कितने का बिक जाएगा माइनस कितने का खर्चा है। इसी तरह से एक होता है रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब अगर आज मैं इस चीज को जाके मार्केट में रिप्लेस करा दूं तो ये चीज कितने की रिप्लेस हो जाएगी, प्राइस एट विच आइटम कैन बी रिप्लेस्ड। तो इतनी सारी वैल्यूज होती हैं अकाउंट्स में, इनमें से हम अपने एसेट को किस फिगर पे दिखाएंगे। तो कॉस्ट, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूड फिगर, एनआरवी, रिप्लेसमेंट प्राइस, बहुत सारी चीजें हैं। उसने पूछा पेपर में कि इनमें से कौन कौन सी फिगर्स पर दिखाया जा सकता है, तो इतनी सारी फिगर्स है। एनआरवी की फुल फॉर्म होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितने का बिक सकता है माइनस कितना उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा और भी होती है, मैंने सारी नहीं लिखवाई है। एक होती है पेबल वैल्यू। पेबल वैल्यू उसका मतलब होता है कि मुझे अपनी लायबिलिटी की कितनी वैल्यू पे करनी है। मान लीजिए मेरा लोन 1 लाख का है, उसमें 5,000 का इंटरेस्ट लग चुका है, तो पेबल वैल्यू 1,05,000 है। तो पेबल वैल्यू का मतलब है वैल्यू टू बी पेड इन टोटल फॉर अ लायबिलिटी। आपको एक लायबिलिटी के लिए कितनी वैल्यू पे करनी है, इसको पेबल वैल्यूज बोलते हैं। पेबल वैल्यूज, मान लीजिए लोन आपने ले रखा है 1 लाख का, 1 लाख का लोन। मान लीजिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लग चुका है 5,000 का, तो पेबल वैल्यू 1,05,000 हो चुकी है। हो गया? ये देखें, इन्होंने अपने पास बोला हुआ है, ये सब है। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने पे लिया था, ठीक है। एक है करंट कॉस्ट, आज अपने पास जो कितनी कॉस्ट चल रही है। एसेट्स आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितने पे लिया था। करंट कॉस्ट मतलब आज, मार्केट वैल्यू, आज कितने में मिल रहा है। आगे रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं मार्केट में जाके इसको जो है सेल आउट कर दूं तो आज मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करने पे कितने पैसे मिल जाएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को मैं पास्ट में ले जाके काउंट करता तो कितने का होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपको फ्यूचर में, या आपने मैथ्स में पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको फ्यूचर में आने वाले 4 साल कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो आप उसकी आज की वैल्यू जो है अपनी बुक्स में लिख सकते हो। भाई मान लो आपको आने वाले 4 साल 5-5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप 5-5 लाख रुपए की वैल्यू आज कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू, वो आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो। क्योंकि फ्यूचर में जो वैल्यू मिलनी है और आज जो वैल्यू है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा और उस पर आप इसको लिख सकते हो। दीज आर नोन एज वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। इसी में फिर पेपर में क्वेश्चन 6 का बी पार्ट आया। ये उसने खैर इन्वेंट्री का ही पूछ लिया, इसमें थ्योरी नहीं आया। बस यही इसमें थ्योरी है। इसके अलावा जो मई 25 का पेपर है, इसमें भी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
ये आपने अभी अभी क्वेश्चन लिखा था, जो आपने एडवांटेजेस लिखे थे उसमें भी जो प्राइमरी एडवांटेज लिखे थे वो इनके ऑब्जेक्टिव है। 3 प्राइमरी एडवांटेज लिखे थे आपने, चेक कर ले, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कहीं पे लिख लेना कॉपी में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्वल टू प्राइमरी एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्वल्स टू प्राइमरी एडवांटेज, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है वो। ओके, दूसरा वाला जो इसमें क्वेश्चन है वो अच्छा है। कह रहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये कहीं आप कॉपी में लिख लो, ये काम का क्वेश्चन है। लायबिलिटी में एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है? आगे जाके सीए इंटर में आप AS 29 पढ़ोगे। AS 29 में आपको लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा। आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट जाहिर सी बात है आपने यहां पे AS तो नहीं पढ़े हैं, तो आप डेफिनेशन तो नहीं लिख पाओगे। तो मैं इसके कुछ क्रक्स आपको बता देता हूं। यहां पे बीच में लिख लेंगे बेसिस, जिनके बीच में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सबसे पहला, इन बैलेंस शीट लायबिलिटी को शो करते हैं शोन, ये नॉट शोन। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करते हैं, अरे बैलेंस शीट में शो नहीं करते, लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करते हैं। सेकंड मीनिंग, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक वर्ड ध्यान रखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये वर्ड ध्यान रखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, which involves outflow of resources due to past workings, due to past working। ये कुछ एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसमें हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा ड्यू टू पास्ट वर्किंग। पास में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गई है जिससे मेरे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी बन गई है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पास में कुछ हुआ था। मान लीजिए पास में मैंने लोन लिया था, पास में लोन लेने की वजह से मेरे ऊपर आज एक जिम्मेदारी बन गई है कि मुझे अपने रिसोर्सेज आगे आउटफ्लो देना पड़ेगा, मतलब कि रिसोर्सेज हाथ से जाएंगे, तो वो लायबिलिटी है। जबकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब है एन ऑब्लिगेशन हुज अकरेंस, अकरेंस मतलब होना, और नॉन अकरेंस, नॉन अकरेंस मतलब ना होना। एन ऑब्लिगेशन हुज अकरेंस और नॉन अकरेंस, एन ऑब्लिगेशन हुज अकरेंस और नॉन अकरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन, is dependent upon happening or non-happening of a future event। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना इस बात पे निर्भर है कि फ्यूचर में कुछ हो या ना हो। इसकी हिंदी अपने पास ये है, एन ऑब्लिगेशन मतलब एक लायबिलिटी जिसकी अकरेंस या नॉन अकरेंस, होना या ना होना, डिपेंडेंट है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, या तो होने से या ना होने से, ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। जैसे एग्जांपल हो गया कोर्ट केस, कोर्ट केस कंपनसेशन। अगर कोर्ट केस हारोगे तो मुआवजा देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए कोर्ट केस जीत गए तो मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल लिख लेंगे, एक एग्जांपल लॉ सूट कंपनसेशन, लॉ सूट कंपनसेशन, या फिर गारंटीज गिवन। आपने दूसरों के लिए गारंटी दे रखी है, मान लो आपने बैंक में किसी आदमी ने लोन लिया, उसकी गारंटी दे दी, अगर वो लोन का पैसा लेके भाग गया तो लोन का पैसा आपको भरना पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसने लोन का पैसा चुका दिया तो आपको कुछ नहीं देना। तो एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर पर बेस्ड है, कुछ होने या ना होने पर। जबकि लायबिलिटी का एग्जांपल सिंपल लिख लो, लोन टेकन। आपने बैंक से लोन लिया, भाई ये पैसा तो देना ही देना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पैसा भी आपको देना ही देना है। बिल्स पेबल, ये भी पैसा आपको देना ही देना है। इन सब में ये तय है कि आपको पैसा देना ही देना है।
उसमें तय नहीं है, उसमें यह है कि भाई अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा तो पैसा दूंगा, कुछ ऐसा नहीं होगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये आपका मई 25 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, ये जो सितंबर में भी आया था, बैक टू बैक क्वेश्चन आए थे इसके। ये लीजिए, सितंबर में इसका फिर यही क्वेश्चन जो आया था, मई में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल इन ब्रीफ, वही चार, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जो मैंने आपको कॉपी में 6-7 लिखवाए हुए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा पिछला पेपर अपने पास जनवरी 25, इसमें अपने पास इन्होंने पूछा एक्सप्लेन 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इस पे EQ मार्क कर लो। 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी 3 बार आ चुका पेपर में। 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, Jan 25। इसमें लिख लें, मैं आपको 5-6 लिखवा रहा हूं, इसमें से कोई भी 4 पसंद आया तो आप लिख लेना। सबसे पहला, टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, interfirm and intrafirm, to maintain systematic records, to safeguard of assets। आपके एसेट को कोई कल को उठ के अपना ना बता दे तो उन एसेट को सेफगार्ड करने के लिए भी आपको ये चाहिए, टू सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दियो। जैसे असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस है तो ट्रेडिंग पिनल इसके लिए हम बनाते हैं। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसके लिए हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब हो गया 2 बिजनेस को आपस में डील करना। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब रिकॉर्ड होगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, कल को हमें को ढूंढना हो तो हम ढूंढ पाए। टू सेफगार्ड ऑफ एसेट, मतलब एसेट के सारे डॉक्यूमेंट हम लोग संभाल के रखेंगे, कल को कोई उठ के ये ना बोल दे कि ये एसेट हमारा है, तो हम उसको समझा सके। ठीक है भाई। पेनल निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, कंपैरिजन करना, इंटरफॉर्म इंट्राफॉर्म। इंटरफॉर्म मतलब दूसरों के साथ, इंटरफॉर्म मतलब विद अदर्स, इंट्राफॉर्म मतलब विद सेल्फ, खुद के साथ। देन टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, देन टू सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। और भी है इसके अलावा, इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, टू फैसिलिटेट एविडेंस इन कोर्ट, बहुत सारे हैं, ये लॉ और भी लिखने लिख लो। टू फैसिलिटेट एविडेंस इन कोर्ट,
खाते अगर आप ठीक से बनाते हो ना तो ये कोर्ट में एविडेंस की तरह साबित हो जाते हैं। एंड टू सेटल टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए भी आता है। इनमें कोई भी चार जो सबसे बेहतर आपको याद होते हैं वो एकदम लिख लेना भाई। वैसे इंस्टीट्यूट ने जो चार लिखे हैं कोशिश करना वही लिखें, क्योंकि इंस्टीट्यूट 7वें आसमान पर है, अपनी मर्जी के नंबर देता है, अपनी मर्जी से नंबर काट देता है। हो गया? देखो इन्होंने कौन कौन से लिखे एक बार देख लो। देखें, टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ है, कंपैरिजन लिखा हुआ है, ये अपनी उसमें आप हाईलाइट कर लो। एक टैक्स लायबिलिटी, एक कंपैरिजन, एक मेजरमेंट जो P&L वाला और फाइनेंशियल पोजीशन वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये चार हो गए, इन्होंने अपने पास लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी है। फोरकास्टिंग, वही फाइनेंशियल पोजीशन फ्यूचर की, पास्ट डेटा फ्यूचर डेटा को एनालाइज करना। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। और कंट्रोल, कंट्रोल में अपने पास ये लिख लेना, वैलिडिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये चेक करना, टू चेक वैलिडिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टू चेक वैलिडिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या इफेक्टिवनेस है, क्या लोग कायदे कानून फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, टू चेक वैलिडिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, फाइनेंशियल पोजीशन वाला, टैक्स लायबिलिटी, कंपैरिजन और वैलिडिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 5 मेन है, इनको जरूर लिखना। बाकी इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा देना चाहो तो आप दे सकते हो। ये लीजिए। फिर उन्होंने बोला है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है फायदे क्या क्या होंगे, इनके ऊपर कुछ काम करना है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो भी कोई गलती होने के चांस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। डबल एंट्री का मेन काम ही यही है कि एक बार एक एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी, आप दूसरी बार उस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे तो डुअल प्रोसेस है, डुअल चेकिंग है। एक बार करने के बाद दूसरी बार और करना है। इसका मतलब है कि एंट्री को 2 फेज में डालना है, तो गलती होने के चांस कम से कम हो जाते हैं। तो पहला इसके अंदर यह है, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर्स एट रीजनेबल एक्सटेंट। देखो खत्म तो नहीं करेगा, क्योंकि लोग डबल एंट्री सिस्टम में भी गलतियां कर देते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन है, गलतियां तो होंगी, लेकिन चांसेस ऑफ एरर काफी हद तक खत्म हो जाता है। दूसरा, ये मच बेटर है देन सिंगल एंट्री एज इट हैज मोर लीगैलिटी। कायदे कानून सारे डबल एंट्री सिस्टम पे हैं। एक्सेप्टेंस, कंट्री वाइड लोग ज्यादा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। रिकॉग्निशन वाया कंपनीज एक्ट भी डबल एंट्री सिस्टम को मिला हुआ है। तो ये सिंगल एंट्री से बेहतर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि लीगली ये ज्यादा वैलिड है, एक्सेप्टेंस भी ज्यादा इसी को मिली हुई है, और रिकॉग्निशन भी कंपनीज एक्ट के द्वारा इसी को मिली हुई है। तो एक तो इससे एरर के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और दूसरा लीगैलिटी, एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन के दायरे में ये सिंगल एंट्री से ज्यादा बेहतर है। ओके। तीसरा, कंपैरिजन हो पाएगा विद अदर्स।
बाकी सब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं देश भर में, विश्व भर में, तो आप उनके साथ कंपेयर कर पाओगे। सिंगल एंट्री वाला आदमी अपने खातों को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सारी चीजें अधूरी अधूरी लिखी हैं। फोर्थ, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन इज असर्टेन। आपने सब कुछ सही सही लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ पूरा पूरा लिखा है, तो करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पोजीशन और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपका असर्टेन होगा। सिंगल एंट्री में चीजें करेक्ट नहीं निकलती हैं, एक अंदाजन निकलती हैं। अंदाजन मतलब कि एक एस्टिमेटेड फिगर। यहां एग्जैक्ट फिगर के प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्ट मतलब कि नॉट अप टू मार्क बट बेटर देन सिंगल एंट्री। ठीक है, इसके भी एक बार ये देख लें। 4 मेन चीजें, एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। सिंगल एंट्री से ये बेहतर है, कैसे? लीगलिटी के रूप में, एक्सेप्टेंस के रूप में, रिकॉग्निशन के रूप में। कंपैरिजन दूसरों के साथ इसमें हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब सिंगल एंट्री की जगह डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आप असर्टेन कर पाओगे। ये लीजिए, ये रखें, जनवरी 25। प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकर्ड होता है वो असर्टेन होगा टुगेदर विद डिटेल। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कंसर्न एकदम बढ़िया निकल कर आएगी। ये सिस्टम परमिट करता है कि हम सिर्फ उतनी डिटेल को रखें, देयरफॉर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग हमारे पे रहता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल से कंपेयर किए जा सकते हैं, और एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क जो है वो इंप्रूव हो जाता है। और अब 5 बातें उसने लिखी हैं, मैंने भी यहाँ पे आपको 5 बातें बताई हैं। 5 कीवर्ड ध्यान रखना। एरर के चांसेस कम से कम, सिंगल एंट्री से बेहतर इन 3 सेंस में, कंपैरिजन जो है दूसरों से हम कर पाएंगे, करेक्ट प्रॉफिट लॉस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन निकल पाएगी। 5 कीवर्ड्स। दिस वाज ऑफ जनवरी 25। इसके बाद है सितंबर 24। इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी कहीं पे आप अपनी कॉपी में लिख लें। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मैं 6-7 पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी 4 पॉइंट आप ध्यान रखना, उससे आपको ये याद रहेगा। ऐसे लिख लें, बुक कीपिंग में ये 4 कीवर्ड है, IMRC। अकाउंटिंग में ये 4 कीवर्ड के साथ साथ ये 4 और जुड़ जाते हैं, SAIC। इनका मतलब लिख लेंगे। IMRC का मतलब है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई द फाइनेंशियल डेटा। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्लासीफाई कर रहा हूं, तो फिर ये बुक कीपिंग है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ, IMRC के साथ साथ इसी डेटा को समराइज कर रहा हूं, इसी डेटा को एनालाइज कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं एंड कम्युनिकेट कर रहा हूं यूजर्स को, कम्युनिकेट टू यूजर्स, तो फिर ये अकाउंटिंग बन जाता है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग में सिर्फ 4 ही बातें आती हैं, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर इतना तो आता ही है, साथ में 4 बातें और जुड़ जाती हैं, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। तो पहला हम लोगों ने ये मीनिंग लिखा है। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं स्कोप, क्योंकि यहां पे कम चीजें आती हैं तो इसका स्कोप नैरो है, और क्योंकि यहां पे ज्यादा चीजें आती हैं तो इसका स्कोप वाइडर है। तीसरा, स्टेज, कौन पहले होगा कौन बाद में। भाई जाहिर सी बात है, बुक कीपिंग में जो चीज है वो पहले है, तो ये प्राइमरी स्टेज है। जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से अकाउंटिंग शुरू होगी, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग का काम कोई ज्यादा खास नहीं है, बस चीजों को रिकॉर्ड करना है, तो बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ करता है, जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग का काम एनालिटिकल काम है, तो ये काम सीनियर स्टाफ करता है। सीनियर स्टाफ का मतलब है जो अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट्स हैं वो ये काम करेंगे। नेचर, बुक कीपिंग का काम डेली बेसिस पर होगा, डेली और रूटीन नेचर।
एंट्रीज आप रोज रिकॉर्ड करोगे, रूटीन बेसिस पे करोगे। अकाउंटिंग आप रोज नहीं करते, समराइज आप रोज नहीं करते, एनालाइज आप रोज नहीं करते, इंटरप्रेट आप रोज नहीं करते, साल में एक दिन करोगे, वो भी आखिरी में। तो ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब है कि वंस इन अ वाइल, हम रोज नहीं करेंगे इसको, कभी कभी करेंगे। इसके अलावा पर्पस, बुक कीपिंग का पर्पस है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, जबकि अकाउंटिंग का पर्पस है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्लस, इतना तो करना ही है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्लस समराइज द रिजल्ट्स, एनालाइज देम एंड रिपोर्ट टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग में थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग करने के लिए एनालिसिस करनी है, उसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कितने टाइम चलेगा? और बेटा मेरी पढ़ाई जिंदगी भर चलेगी, आप जा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अबे पढ़ाई मेरी तरफ से थोड़ा चल रही है बेटा, मैं तो खुद को पढ़ा रहा हूं। आज जबरदस्ती बैठे हुए हैं। जो बच्चे जाना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं, चिंता ना करें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आगे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इस पे भी इक्यू लगा लो भाई, पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। आखिरी वाले पार्ट में स्किल्स लिखा हुआ है। स्किल्स बुक कीपिंग में कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर स्पेशल स्किल्स की जरूरत है। हो गया? देखिए अब कह रहा है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या फर्क है। इसका मतलब क्लियर कर ले। पीरियोडिक का मतलब है साल में एक बार इन्वेंटरी निकालना। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम मतलब साल में एक बार इन्वेंटरी की वैल्यू निकालना। परपेचुअल मतलब हर दिन, हर सेल, हर परचेज के बाद निकालना। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसको ऐसे समझो, ये पूरा साल खत्म होने के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू यहां निकल रही है, तो ये पीरियोडिक है। पूरे साल में इन्वेंट्री की वैल्यू आप हर ट्रांजैक्शन के बाद निकाल रहे हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद। मतलब जैसे जैसे आपका साल आगे जा रहा है, हर दिन, हर समय आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे हो। एवरी सिंगल दिन, एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल सेकेंड आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे हो। जैसे आपके बैंक की पासबुक होती है, अगर आपने कभी गौर कराओ तो पासबुक का बैलेंस हर सेकंड के हिसाब से ऊपर नीचे होता है जितनी आप ट्रांजैक्शन करोगे। पैसे वैसे की ट्रांजैक्शन की डिटेल भी उसमें होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि साल के बस आखिरी दिन पे वैल्यू निकाली जाएगी तो भैया वो पीरियोडिक है।
तो दो होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है अपने पास जो है परपेचुअल। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस को अगर हम लिखें तो सबसे पहला डिफरेंस, भाई जो पीरियोडिक अपने पास होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, परपेचुअल सिस्टम थोड़ा महंगा है क्योंकि यहां डेली बेसिस पे काम करना है। तो इट इज इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, ये थोड़ा कॉस्ट के टर्म्स में इकोनॉमिकल है, ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है, कॉस्टलियर। ठीक है, पीरियोडिक के अंदर जो आपको इन्वेंट्री मिलती है साल में बस एक दिन पे मिलेगी, परपेचुअल के अंदर साल में एक दिन पे नहीं मिलेगी, किसी भी दिन पे मिल जाएगी। बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर डे, ये पर्टिकुलर डे पे अवेलेबल होगा भाई। परपेचुअल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल होगा। आप मेरे से पूछोगे उस दिन फलाना फलाना दिन पे कितनी इन्वेंट्री थी, मैं बोल दूंगा भाई साहब इतनी इन्वेंट्री थी। तो परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे अवेलेबल होती है। भाई अवेलेबल का मतलब यहां पे ये नहीं है कि दुकान में अवेलेबल है, अवेलेबल का मतलब ये है कि डेटा कितना अवेलेबल है ये हमें पता होगा। ओके, अब पीरियोडिक के अंदर अपने पास जो क्या होता है, कैलकुलेशंस आर मेड वंस अ पीरियड, यहां पे कैलकुलेशन वंस अ पीरियड की जाती है, यहां पे कैलकुलेशंस आर मेड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद यहां पे कैलकुलेशन होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप किसी भी मॉल में चले जाओ, कहीं भी मॉल में जाके आउटलेट में जाके शॉपिंग करो, वहां जो आदमी आपका बिल काट रहा होता है वो ना ऐसे स्कैन करता है, देखा हो आपने, गन होती है उसके पास, वो स्कैन करता है, वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो ये लिख रहा होता है कि इस स्टोर से इतना माल चला गया तो आज कितना बचा, इतना बचा है। मान लो कि एक शर्ट है, उस शर्ट के एक्सेल वाले सारे साइज बिक गए, तो वो अपने सिस्टम में स्कैन मार के ये लिख रहा है कि अब इसके एक्सेल वाले सारे बिक गए, यहां पे एक्सेल वाला कुछ नहीं पड़ा। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर मैं उसकी दुकान पे जाके उससे पूछूं कि भाई एक्सेल वाला एक बार सिस्टम में देख के बता दे, है नहीं तो देख के बता देगा। पर जो आदमी पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहा है भैया वो नहीं बता पाएगा। पीरियोडिक वाला कहेगा भाई साहब अंदर जाके खुद ढूंढ लो, मिल जाए तो देख लो, नहीं तो साल के आखिरी में आना तब मैं बताऊंगा। तो अल्टीमेटली परपेचुअल के अपने फायदे हैं, पीरियोडिक का एक अपना फायदा है। पीरियोडिक थोड़ा आलसी सिस्टम है, परपेचुअल में आपको हर दिन के बेस पे अकाउंटिंग मिल जाएगी। ठीक है, लिखा, यहां पे लिख लेंगे टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का ये मतलब है क्योंकि आपके, अब देखो क्या है, हर दिन के हिसाब से अकाउंटिंग चल रही है। देखा होगा आपने स्टोर लेजर जो लोग अपने पास फॉलो कर रहे होते हैं, लाइनें लगी होती है बड़ी बड़ी। आप बिग बाजार में कभी शॉपिंग पे चले जाओ, मैक्स में कभी शॉपिंग पे चले जाओ, 36 लोगों की लाइन लगी रहेगी वहां पे। वो इसलिए क्योंकि वो इतना सारा काम अपने पास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, मेन क्रक्स ध्यान रखना, पीरियोडिक में साल के आखिरी में इन्वेंट्री पता लगा रहे हैं, परपेचुअल में साल के आखिरी में पता नहीं लगा रहे। परपेचुअल में हम लोग हर ट्रांजैक्शन के बाद पता लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अभी इस बार की आरटीपी में दिया हुआ ये क्वेश्चन, इस बार की आरटीपी में ये पढ़ें। पीरियोडिक सिस्टम फिजिकल वेरिफिकेशन पर बेस्ड है। साल के आखिरी में जाके मैं गिनती कर लूंगा। आपके स्कूल में जो डेस्क होते हैं, डेस्क, जिस डेस्क पे आप बैठ के पढ़ते हो, वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का केस है। अगर आपने कभी गौर करा, उनके ऊपर चौक से या पेंट से नंबर लिखा होता है, 200, 220। ये क्या होता है कि साल के आखिरी में जाके ना वो गिनती करते हैं। बल्कि स्कूल के पंखे, स्कूल की जो ट्यूबलाइट्स हैं, वो भी गिनती होती है कि भैया कल को कोई ट्यूबलाइट उतार के ले जाए, कोई पंखे उतार के ले जाए, होता ही है। अरे आपका काम है बेटा ऑडिट। आप जब सीए बन जाओगे आपको मेन इन्हीं चीजों के ऑडिट पे भेजा जाएगा। लोग हिंदुस्तान के बहुत शातिर हैं भाई, जहां उनको ढील दे दी गई, अबे ट्यूबलाइट तो ले जाते हैं, ट्यूबलाइट की जो पीछे की जो अपने पास जो चिप होती है वो उखाड़ के ले जाते हैं। ट्यूबलाइट तो बहुत दूर की बात है, पंखे ले जाएंगे, पंखों के साथ स्विच बोर्ड भी ले जाते हैं। मतलब आप जहां उनको ढील दोगे वो सब, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये सच्चाई है। अब तो क्या है अपने पास कि आपके स्कूल के अंदर अपने पास वो ना पहले ही सिस्टम आते हैं। आजकल स्कूल में इनकी अकाउंटिंग भी सिस्टम पर होती है। सिस्टम में जाके चेक करना पड़ता है कि ये डेस्क अपने पास किस जगह पर है। जैसे मान लो
मुझे 613 नंबर का डेस्क कहीं पे लुकआउट करना है, तो मैं सिस्टम में डालूंगा, पता चल जाएगा इस क्लासरूम में इस रो में, मतलब इतना तक पता चल जाएगा कि क्लासरूम की इस रो में इस नंबर पर अपने पास ये डेस्क होगा। मतलब इतना एडवांस हो चुका है आज की डेट में। बट खैर, पहले पुराने जमाने में चलता था। तो फिजिकल वेरिफिकेशन पर ये बेस्ड होगा, बुक रिकॉर्ड्स के ऊपर ये बेस्ड होगा, थोड़ा ध्यान देना बेटा। इसके बाद यहां पर अपने पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक पर्टिकुलर डेट पे मिलता है, जबकि यहां पर अपने पास इन्वेंट्री मिलेगी कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन। कॉन्टिन्यूस मतलब जब आके पूछोगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यहां पे अपने पास जो है ये वाला सिस्टम सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है। सिंपल मतलब साल में एक दिन करना है तो सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, ये कॉस्टलियर है। इसके अलावा इसमें जो बिजनेस है इसका क्लोजर करना पड़ता है। देखो ये बात बता दूं, आपने सुना है कि 31 मार्च वगैरह के टाइम पर जैसे आपके स्कूल के पेपर हो रहे होते हैं, पता नहीं कभी आप गौर करना 31 मार्च को ना आपके स्कूल में कोई डेट शीट नहीं रखी जाती। मतलब एग्जाम अगर होगा तो मार्च में होगा, ये सही है, लेकिन 31 मार्च को नहीं होगा। इसकी एक वजह है, क्योंकि 31 मार्च को ना स्कूल बंद हो गए ना, सारी काउंटिंग चल रही होती है। काउंटिंग बोले तो फिजिकल वेरिफिकेशन, वो गिनती कर रहे होते हैं कि भैया सब चीज कितने की है, कितनी वैल्यू है इनकी, डेप्रिसिएशन कितना लगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बिजनेस उस दिन तक क्लोज करना पड़ेगा। देखो लिखा है इसने, पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। जबकि परपेचुअल में बिजनेस क्लोज करने का मतलब ही नहीं है, अबे आज 31 मार्च है, तुम आज किसी बाहर आउटलेट में चले जाओ, वो तब भी खुला हुआ है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पॉइंट आपने पेपर में जरूर लिखना है कि पीरियोडिक सिस्टम में धंधा क्लोज करके काम करना पड़ता है, परपेचुअल में धंधा क्लोज नहीं करना पड़ता। पीरियोडिक में साल के आखिरी दिन बिजनेस क्लोज होता है। आपने सुना है बैंक 31 मार्च को जो है भगा देते हैं। आप 31 मार्च को किसी बैंक में जाओगे ना, जाके पूछोगे हमें लोन लेना है, बैंक वाले भगा देंगे आपको, मैं भाग जाए यहां से, आज बहुत सारा काम है। क्योंकि 31 मार्च को उनका जो कैश है वो काउंट हो रहा होता है, मशीनों से नहीं, बकायदा लोग बिठाए जाते हैं अपने पास, गिनती कर रहे होते हैं। भले वो काउंटिंग अपने पास मशीन से कर रहे हो, लेकिन ये काम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक पैसा भी इधर का उधर हुआ उनके ऊपर बात आ जाएगी। तो ये सब चीजें वहां पे होती है। तो पीरियोडिक सिस्टम में धंधा बंद करके हमें ये चेक करना पड़ेगा, जबकि परपेचुअल सिस्टम में धंधा बंद करने की जरूरत नहीं है। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। शटडाउन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर डे, उसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, कर लिया। ये रह गए, ये जून 24 के पेपर में यही सेम क्वेश्चन आया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कंपनी कब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकती है, इसको हमने कर लिया है। कह रहा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप क्रेडिट की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, नो क्रेडिट रिकॉर्ड। आप उधार कुछ नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करोगे पैसा आया पैसा गया। तो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट की एक भी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। ये हमारे देश में कम एक्सेप्टेबल है, कम लीगल है, कम रिकॉग्नाइजेबल है एज कंपेयर टू अक्रूवल बेसिस। दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल में कैश भी रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वंस अ बिजनेस स्टार्टेड वी शैल अज्यूम, बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, कोई इंटेंशन नहीं होगी बिजनेस को बंद करने की। ये लीजिए, इसके आंसर में अपने पास जो एक बार देख लेंगे, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच रिसीट और पेमेंट आर एक्चुअली मेड। हम यहां पे सर्विस कब दी या सर्विस कब ली इसको नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें पैसा कब मिला या पैसा कब दिया। इसके बाद क्वेश्चन 6 का बी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जो अभी हम लोगों ने सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, ये सब जो लिखा था, इनके फायदे क्या क्या है। भाई ट्रांजैक्शन को लोकेट करना आसान हो जाएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन ढूंढ पाओगे। जैसे मैंने कहा आपने गुड्स परचेज करे तो मुझे अलग अलग किताबें खोलने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा परचेज बुक जाके चेक कर लूंगा कि उसमें कितने गुड्स परचेज करे। मैंने गुड्स बेचे तो मैं सीधा सेल बुक जाके चेक कर लूंगा, मैंने गुड्स वापस करे सेल डन बुक चेक कर लूंगा। तो ट्रांजैक्शन को लोकेट करना आसान हो जाएगा। ये लो, सबसे पहले
काम बढ़ जाएगा। आप परचेज बुक बनाना किसी और को दे दो, सेल बुक बनाना किसी और को दे दो। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, परचेज बुक में सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन होंगी तो ढूंढना आसान है। सेविंग ऑफ टाइम मतलब कि एक जगह पे सारा काम नहीं हो रहा तो टाइम की बचत होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बेहतर होगा, फैसिलिटी इन चेकिंग जो वो ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2 बार, इसको लर्न करना है आपने, यहां पे लिख लेना लर्न, जून 24 क्वेश्चन 6 का बी। जस्ट कीवर्ड्स अपने पास लर्न करके अंदर की लैंग्वेज को अपने अपने आप लिखना है। These were the theory questions जो मई 26 से जून 24 तक के पेपर में अभी तक आए हुए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक अकाउंटिंग पॉलिसी वाला और एक अपने पास जो ये मटेरियलिटी वाला जो क्वेश्चन है, ये आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेके चलेंगे, ये आप लोग अपना पूरा रिवाइज कर लेना।